जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ बहुत ही बेबाक और प्रसिद्ध लेखिका भावना वर्धन शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से कई ज्वलंत मुद्दों पर लिखकर समाज में विशेष योगदान दिया है। आज हम उनसे उनके ही साहित्य के सफर के बारे में बात करेंगे। भावना जी, आपकी साहित्य की क्षेत्र में किस तरह रुचि पैदा हुई? नमस्कार। अ, लेखन मुझे विरासत में मिला है। पारिवारिक वातावरण में साहित्य और लेखन था, किताबें थीं। खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद करती थी। मेरे दादाजी की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वहाँ मैंने गुनाहों का देवता पढ़ी, सभी प्रकार के दर्शन पढ़े, आधुनिक कविता का संकलन पढ़ा, पतंजलि चरक संहिता, धर्म, विज्ञान, बहुत से विषयों पर वहाँ पुस्तकें थीं जो मैं पढ़ती रही और धीरे-धीरे मैंने इसी दिशा में आगे बढ़ने का सोचा और पूरी तरह से मैंने अपना जो ध्यान है वो लेखन की ओर लगाया। आपने साहित्यिक संस्था ताज लिटरेचर क्लब की शुरुआत की। संस्था के क्या उद्देश्य रहे आपके? देखिए, हमारी कोशिश थी कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहाँ पर डायरी में लिखने वाले कवि, लेखक जो किताबों को पसंद करते हैं, किताबों पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कविताएँ एक-दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सभी को एक प्लेटफ़ॉर्म मिले और युवाओं को किसी तरह हिंदी साहित्य से जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की और आगरा में इस संस्था की, इस बुक क्लब की स्थापना की और धीरे-धीरे बड़ी संख्या में लेखक और कवि हमारी संस्था से जुड़े और हम लोगों ने सुप्रसिद्ध कवि और लेखकों की पुस्तकों पर बात की, कविताओं पर बात की और इस तरीके से सिलसिला चलता रहा और आज ताज लिटरेचर क्लब देश भर से कवियों को जोड़ने का कार्य कर रहा है और एक बहुत ही अच्छा एक मंच बन चुका है नवोदित हस्ताक्षरों के लिए। आप बहुत ही बेबाक लेखिका हैं। इसकी वजह से आपको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, कुछ मुद्दों पर जो है समस्याएँ आती हैं। देखिए, मैं लेखन अपने लिए करती हूँ और समाज में मेरे आस-पास के वातावरण में जो भी कुछ हो रहा होता है, उसे मैं अपनी लेखनी से उतारने का प्रयास करती हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करती हूँ और जिसके लिए सोशल मीडिया पर सराहना भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलता है लोगों का और कभी-कभी आलोचना का भी सामना करना पड़ जाता है। तो हालाँकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कुछ ऐसा लिखूँ जिससे समाज को एक अच्छा संदेश मिले और कुछ सार्थक पहल हो और सभी की भावनाओं का आदर करते हुए मैं अपने विचारों को शेयर करने का प्रयास करती हूँ। आगे भविष्य में आपकी संस्था की कोई विशेष योजना है? जी, टेक्नोलॉजी के युग में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किताबों से जोड़ने का प्रयास कर सकें और किताबें पढ़ने की जो आदत है, वो उस पर हम और बहुत काम करना चाहते हैं। युवाओं को हिंदी से जोड़ने का प्रयास है हमारा और हिंदी कविता को और जो हमारा हिंदी में बहुत ही उत्कृष्ट लेखन है, सुप्रसिद्ध कवियों की, लेखकों की जो रचनाएँ हैं वो हम युवाओं को तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी नवोदित लेखक हैं, कवि हैं, उन सबको एक मंच मिल सके और वो सब अपनी पुस्तकों को और अपनी रचनाओं को शेयर कर सकें। आगरा में एक ऐसा मंच हो, यही हमारा प्रयास है और अधिक से अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक सशक्त जो है माध्यम बन चुका है। आपके नज़रिए से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ और संघर्ष हैं? कि हर क्षेत्र के अपने संघर्ष और चुनौतियाँ होते हैं। इसी तरह हिंदी के क्षेत्र में भी बहुत सी चुनौतियाँ हिंदी लेखन के क्षेत्र में भी चुनौतियाँ हैं। जैसे कि देखिए किताबें और साहित्य दोनों पर अलग-अलग बात करते हैं। जैसे किताबें हैं, टेक्नोलॉजी के युग में पहले के मनोरंजन के साधन सीमित थे। लोग किताबों पर निर्भर थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न होता था। अब जो है सभी के हाथों में मोबाइल है, सभी म मन मोबाइल के माध्यम से मनोरंजन करते हैं और फ़िल्में या साहित्य है, जो भी है वो मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है। तो ऐसे में किताबों से एक थोड़ी-सी दूरी तो बन ही गई है, तो किताबें लोग अधिक से अधिक पढ़ें, जो अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं, उनको पाठक मिलें, ये एक चुनौती है। दूसरा भाषा, देखिए हम जिस भाषा में बोलते हैं, हम उसी भाषा में लिखते भी हैं और पहले के समय में पिछले दशकों में भाषा जो थी बहुत शुद्ध अपने रूप में थी और अब जो हिंदी हम बोलते हैं, उसमें अंग्रेज़ी, उर्दू आदि सभी का मिश्रण है और भाषा अब उतनी शुद्ध नहीं है जैसे कि पहले होती थी। तो जो हम लिख रहे हैं आप छायावाद के कवियों को ले लीजिए,
उसमें भाषा के सौंदर्य पर बहुत कार्य हुआ है और प्रमुखता से कार्य हुआ है और सौंदर्य जो है भाषा का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हुआ करता था साहित्य में। लेकिन अब जो भाषा है अब उतनी शुद्ध नहीं है, उसमें और अन्य भाषाओं के शब्द भी मिश्रित हैं। तो भाषा अपनी शुद्ध अवस्था में रहे और भाषा का सौंदर्य बना रहे, ये भी एक चुनौती है। तीसरा साहित्य। साहित्य जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। फ़िक्शन है या कहानी है या कविता है, जो भी रूप है साहित्य का, उसे अच्छे पाठक मिलें जिससे कि जो लिखने वाले हैं उनका जो है उत्साहवर्धन होता रहे। तो लेखक अगर लेखक है तो उन्हें पाठक भी मिलने चाहिए। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के युग में साहित्य के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं, संघर्ष हैं, लेकिन हर चीज़ के जैसे 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लेखन है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रहा है। ये भी एक हम इसे एक अ, सकारात्मक पहलू मान सकते हैं। तो इस तरीके से चुनौतियाँ भी हैं और कुछ सुअवसर भी हैं समय के साथ बदलते समय के साथ। तो दोनों को साथ लेकर जो लेखक हैं उन्हें आगे बढ़ना है। आज सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के युग में युवा साहित्य से खुद को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? हम हाल ही में देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत से युवा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, जैसे कि दुष्यंत जी की रचनाओं को पढ़ा जा रहा है। और हाल ही में मैंने देखा कि रश्मि रथी को युवा बहुत पसंद कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। पंत जी, निराला जी, गुप्त जी आदि सभी की रचनाओं को पढ़ा जा रहा है। तो अगर यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हिंदी की अच्छी कुछ वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से अगर हिंदी का साहित्य युवाओं तक पहुँच रहा है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जिससे भविष्य में युवा जो है वो साहित्य से जुड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि यदि युवा टेक्नोलॉजी को या इंटरनेट को एक सकारात्मक रूप से इसका प्रयोग करें और अच्छा जो उत्कृष्ट साहित्य बहुत ही अच्छा साहित्य हिंदी में लिखा गया है, उसको अगर पढ़ने का प्रयास करें तो उन्हें लाभ हो सकता है। धार्मिक पुस्तकों के प्रचार-प्रसार से आप जुड़ी हुई हैं। धर्म और साहित्य किस प्रकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए हिंदी भारतीय जो हिंदी साहित्य है, उसमें जो भक्ति काल है, वो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब तक जितना भी साहित्य हिंदी में लिखा गया है, उसमें भक्ति काल के जो कवि हैं या भक्त कवि हैं, उन्होंने जो लिखा है, वो सबसे उत्कृष्ट साहित्य माना जाता है। अगर उसे हटा दिया जाए तो हिंदी साहित्य में कुछ एक बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। आप देखिए कि 1375 से लेकर सन 1700 ईस्वी तक का ये जो भक्ति काल था, इसमें कृष्ण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा के जो कवि थे, महाकवि कहना चाहिए, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, रहीम, रसखान, इन सब लोगों ने जो रचनाएँ की हैं वो अमर हैं और आज भी वो उतनी ही रुचि के साथ लोग उनको पढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन के दौरान या भक्ति काल के दौरान जो साहित्य लिखा गया वो अब तक का सबसे उत्कृष्ट साहित्य है। इसलिए मेरी कोशिश है कि ये सब जो है जनमानस तक आज भी पहुँचता रहे, तो बहुत अच्छा होगा। और इस विषय में थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि देखिए सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने जो भक्ति आंदोलन के जो पथ प्रदर्शक रहे और ध्वजावाहक रहे, वे जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए सन 1400 में, तो उन्होंने कुछ समय वृंदावन में बिताया और यहाँ पर 2 महीने गुज़ारने के बाद वे वापस जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी जाने के बाद उन्होंने वहाँ से षट गोस्वामी, जैसे हम कहते हैं, कई बार ये शब्द आता है, षट गोस्वामी यानी 6 गोस्वामी को जो थे उनके प्रमुख जो अनुयायी थे या संत थे या हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो थे वो वृंदावन आए और उन्होंने यहाँ के सप्त देवालय जो हैं उनकी स्थापना की और जो भक्ति साहित्य है उसका बहुत प्रचार प्रसार किया संकीर्तन के माध्यम से और काव्य के माध्यम से। तो यहाँ भी बहुत उत्कृष्ट जो है काव्य, भक्ति काव्य लिखा गया। और देखिए इसमें भी जो भक्ति काल का जो साहित्य है, इसमें भी 2 धाराएँ हैं, 2 उपभेद हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा।
और सगुण भक्ति धारा में फिर दो धाराएं हैं, एक कृष्ण भक्ति की और एक राम भक्ति की। तो कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसमें सूरदास जी, रहीम जी, रसखान जी, बिहारी और मीराबाई, इन सभी ने बहुत ही सुंदर काव्य की रचना की है, जिसके बिना हमारा हिंदी साहित्य अधूरा है। और देखिए राम भक्ति धारा जो है उसमें सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, और आज भी रामचरितमानस से उत्कृष्ट और कोई ग्रंथ नहीं है और ना ही आने वाले समय में होगा। ये हिंदी के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो मैं मानती हूँ कि धार्मिक जो साहित्य है, हमारा भक्ति साहित्य जो है, वो अब तक का सबसे उत्कृष्ट साहित्य है और उस काल को निसंदेह हिंदी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। मुझे लगता है समाज में यदि समाज में पुनर्जागरण करना है और युवाओं को धर्म से जोड़ना है, तो उन्हें साहित्य के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से जोड़ना बहुत अच्छा रहता है। और इसलिए हम गीता प्रेस आदि की पुस्तकों का भी, जैसे धार्मिक संगठनों की पुस्तकों का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो युवाओं तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। जो हमारा दायित्व है कि हम अपनी जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो धरोहर है उसे आने वाली पीढ़ी को सौंपें। आप एक साहित्यकार होने के नाते अपने पसंदीदा लेखक, कवियों और किताबों के विषय में कुछ बताएं। देखिए हिंदी साहित्य तो एक बृहद सागर है, लगभग हर विषय पर हमारे देश में लिखा गया है। हमारे देश में एक से एक सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं। आप कविता की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त जी, निराला जी, महादेवी जी, सभी मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं अक्सर इनकी रचनाओं को पढ़ती हूँ। बहुत ही मोटिवेशन देती हैं इनकी रचनाएं। और आप गद्य में देखें तो प्रेमचंद मुझे बहुत पसंद हैं। और यदि आप सामाजिक विसंगतियों से जूझते हुए मनुष्य की यदि कविताएं आप पढ़ना चाहें तो दुष्यंत कुमार मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आम जनमानस के हृदय को छुआ है, उसकी पीड़ा को स्वर दिया है। देखिए चाहे महंगाई से जूझता हुआ मध्यम वर्गीय हो या समस्याओं से जूझता हुआ निम्न वर्गीय हो या बेरोजगारी से की लड़ाई लड़ता हुआ युवा हो, उन्होंने सबकी जो पीड़ा है उसको स्वर दिया है। तो दुष्यंत जी की रचनाएं मुझे बहुत पसंद हैं और सभी विषयों पर पढ़ती हूँ और अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करती हूँ। तो ये सभी मेरे प्रिय हैं और हिंदी लेखिकाओं में शिवानी मुझे बहुत पसंद हैं। दुष्यंत जी की हर रचना यूँ तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली है। हम सभी पढ़ते हैं और उनसे मोटिवेशन लेते हैं, जैसे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दिनकर जी की रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां आपको सुना रही हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जी आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, खुद बड़ विपत्ति पलझाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार होने के नाते नवोदित लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि हमें जितना लिखना है उससे अधिक पढ़ना है। अधिक से अधिक किताबें पढ़ें और जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारी जो भाषा है सशक्त होगी, विचार जो हैं समृद्ध होंगे और एक अच्छे लेखक को पहले एक अच्छा पाठक बनना बहुत आवश्यक है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य पढ़ें, किताबें पढ़ें और उसके बाद अपना लेखन जो है उसे सशक्त करें